रेहान तारक साहब का जो पॉडकास्ट था उसका पस मंजर देखने के बाद अपने फतवा जात जो है वो यहाँ पर जारी किए हैं, जो हमने यहाँ पर NCCIA को भी जमा करवाए हैं। कानूनी तौर के ऊपर अब इस मुकदमे में कुछ बचा नहीं है। जब पाकिस्तान के तमाम उलमाए कराम ये कह रहे हैं कि किसी सहाफी की तरफ से सवाल पूछना उसका हक है, रेहान तारक साहब के ऊपर जो इल्जाम है उस इल्जाम का एक भी सबूत NCCIA के पास नहीं है। लास्ट टाइम आए तो यहाँ पे नारेबाजी भी हुई, आज खामोश थे, दाढ़ी भी बढ़ी हुई थी, तो क्या कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है? सॉफ्टवेयर कोई नहीं अपडेट हुआ, ना साथियों का कोई सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट कर सकता है। कोर्ट ने भी कहा कि ये मुनासिब तर्ज अमल जो है वो नहीं है। ये वीडियो किसी भी जगह के ऊपर ऑफिशियली, एडमिनिस्ट्रेटिवली या ऑर्गेनाइजेशन सत्ता के ऊपर इस्तेमाल ही नहीं हुई। NCCIA को शायद समझ नहीं आई कि इन अल्फाज की वजह से किसी किस्म का कोई जुर्म सरजद नहीं हुआ। सारी PPC उठा के जो है वो एक ही FIR के अंदर लगा दी। लेकिन ये सारे ऑफेंसेस लगाना ये NCCIA की उजलत को जाहिर करता है। आज NCCIA की तरफ से एंकर पर्सन रेहान तारक साहब को यहाँ पर पेश किया गया था 6 दिन के रिमांड के बाद। पहले रिमांड में हमने रजा कराना तौर के ऊपर अदालत से कहा था कि NCCIA को तफ्तीश करने दें, क्योंकि हमारे मुताबिक NCCIA ने अल्फाज की ना समझ बूझ की वजह से, गलत तशरीह की वजह से ये मुकदमा एंकर पर्सन रेहान तारक साहब के ऊपर दर्ज किया है। हमने तफ्तीश के अंदर पूरा कोऑपरेट किया। जामिया नईमिया के मुफ्ती इमरान हनफी साहब, जामिया अहले सुन्नत के मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, मुफ्ती तारक मसूद साहब समेत तकरीबन पाकिस्तान के तमाम जय्यद उलमा ने एंकर पर्सन रेहान तारक साहब का जो पॉडकास्ट था उसका पस मंजर देखने के बाद अपने फतवा जात जो है वो यहाँ पर जारी किए हैं, जो हमने यहाँ पर NCCIA को भी जमा करवाए हैं कि ये जो सवालात हैं, सवाल पूछा गया है एंकर पर्सन रेहान तारक साहब की तरफ से, वो किसी भी तरह से बेअदबी के ज़िम्रे में नहीं आता। तो ये सारी मटेरियल जो है वो हम ऑन रिकॉर्ड लेकर आए। पुलिस ने तफ्तीश अपनी मुकम्मल करने के बाद आज उनको जुडिशल रिमांड के लिए जो है वो यहाँ पर पेश किया था और अब उनको जुडिशल रिमांड के ऊपर भिजवा दिया गया है। अब आगे रेहान तारक साहब की तरफ से जमानत की दरख्वास्त जो है वो दायर की जाएगी। थैंक यू। देखिए, जमानत देना कानूनी तौर के ऊपर अब इस मुकदमे में कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जब पाकिस्तान के तमाम उलमाए कराम ये कह रहे हैं कि किसी सहाफी की तरफ से सवाल पूछना उसका हक है, और रेहान तारक साहब की तरफ से जो सवाल पूछा गया है वो पूरी पब्लिक के सामने मौजूद है कि वो बेअदबी के जुमरे में नहीं आता। इसके बावजूद NCCIA को तो असूली तौर के ऊपर चाहिए था कि ये मुकदमा खारिज करके लेकर आते, लेकिन चूंकि बहुत सारा मवाद जो है वो अब पुलिस फाइल के ऊपर मौजूद है, तो हमें उम्मीद है कि हमारी पहली अदालत से ही जमानत की दरख्वास्त जो है वो मंजूर हो जाएगी। ये इसके ऊपर 2 दिन भी लग सकते हैं, 1 हफ्ता भी लग सकता है, इससे ज्यादा वक्त भी लग सकता है। साहब ने ये कहा था कि अगर आपके पास मजहबी इल्म नहीं है तो आप मजहबी गुफ्तगू करने से परहेज करें, तो इस हवाले से क्या वो उन्होंने हमारे मुकदमे में नहीं कहा था, उन्होंने जनरल बात की थी। एक बात बताइएगा कि ये मुकदमा क्या था, क्योंकि जज साहब ने कहा कि आपको सवाल करने पर नहीं यहाँ पे मतलब कि ये मामला हो रहे, ये अपलोड करने पे मामला हुए हैं, तो आपने बड़ा अच्छा काउंटर किया कि अपलोड तो इन्होंने नहीं किया। तो आपको नहीं लगता कि जिस बुनियाद पे उन्हें जो है गिरफ्तार किया गया वो सिरे से बुनियादी नहीं है, तो मुकदमा खारिज होना चाहिए था? हमने अदालत से ये गुजारिश की है कि रेहान तारक साहब के ऊपर जो इल्जाम है उस इल्जाम का एक भी सबूत NCCIA के पास नहीं है। आपने साइबर लॉ तब इन्वोक करना है, प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम एक्ट जो है वो आपने तब लागू करना है जब आपने कोई मटेरियल अपलोड किया हो, शेयर किया हो, ट्रांसमिट किया हो, या आप उसके बनाने वाले हों। रेहान तारक साहब ने ना ऐसा कोई मटेरियल अपलोड किया। NCCIA ने जो उनसे मंसूब किए हैं 8 सोशल मीडिया अकाउंट्स, वो 8 सोशल मीडिया अकाउंट्स रेहान तारक साहब के हैं ही नहीं। उन 8 सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैंने भी ओपन करके देखा, वो खुलते ही नहीं है। यानी कि NCCIA ने अपने पास कोई पुराना मुकदमे में वो अकाउंट्स पड़े हुए थे, वो उठाए हैं और सिर्फ एक आप कह लें कि मीडिया पर्सन की आवाज को दबाने के लिए, एक जर्नलिस्ट को प्रेशराइज करने के लिए उन्होंने ये मुकदमा दर्ज कर दिया। आज के दिन तक जब NCCIA तफ्तीश मुकम्मल करके लेकर आई है तो रेहान तारक साहब के खिलाफ सफा मिसल के ऊपर एक भी सबूत नहीं है। एक का मतलब है एक, अगर एक भी सबूत होगा तो रेहान तारक साहब जो है वो गिल्टी हैं। ना रेहान तारक साहब ने वो मवाद अपलोड किया, ना रेहान तारक साहब ने उस मवाद को शेयर किया, ना आज के दिन तक वो रेहान तारक साहब की किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद चूंकि पब्लिक में एक अनरेस्ट क्रिएट हो गई थी, तो फौरी तौर के ऊपर सिर्फ अवाम की वजाहत के लिए, उनकी तसल्ली के लिए एक वजाहती वीडियो जरूर रेहान तारक साहब ने कही, ताकि वो आवाम को ये पस मंजर समझा सके
कि सवाल करना जो है वो किसी भी तरह से बेअदबी के घेरे में नहीं आता। कि रेहान तारिक साहब आज खामोश थे, लास्ट टाइम आए तो यहाँ पे नारेबाजी भी हुई, आज खामोश थे, दाढ़ी भी बड़ी हुई थी, तो क्या कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है या आपने जो है इस सवाल में बताया था कि खामोश रहना? सॉफ्टवेयर कोई नहीं अपडेट हुआ, ना साथियों का कोई सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट कर सकता है। हम बतौर वकील ये समझते हैं कि उस दिन जो छोटे बच्चे थे वो इस बात पर गुस्से में थे, जज्बाती थे, और उन्होंने पहले दिन जो है वो रेहान तारिक साहब के साथ नारेबाजी कर दी। लेकिन आज मेरे साथ कोलीग थे जिशान साहब, हमने खुद से अपने सारे लोगों को कन्विंस किया कि जो मुल्ज़म होते हैं उनको नारेबाजी किसी भी तरह की नहीं करनी चाहिए। ये कोई जंग कोर्ट में भी नारेबाजी के हवाले से बात की गई, हमने खुद इस बात को मना किया, हमने खुद इस बात को मना किया। हम कोर्ट ने भी कहा कि ये मुनासिब तर्ज अमल जो है वो नहीं है। अच्छा, एनसीसीआई जो एफआईआर दर्ज करती है, पहले उसमें इब्तदाई तफ्तीश करती है, देन एफआईआर दर्ज करती है। तो जिस तरह आज अदालत में दलाइल वगैरह हुए, तो क्या लगता है कि एनसीसीआई ने इब्तदाई तफ्तीश नहीं की थी? एनसीसीआई के पास ये इख्तियार है कि वो रूल्स को जो है वो डिस्पेंस करके भी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने ये मुद्दा उठाया है कि उनके जो पर्सनल चैनल है उसका जिक्र किया गया, जहां पे प्रोडक्शन होती है, जहां पर अपलोड होता है, जहां पर रेवेन्यू इकट्ठा होता है, उसका जिक्र क्यों नहीं किया गया? ये वीडियो किसी भी जगह के ऊपर ऑफिशियली, एडमिनिस्ट्रेटिवली या ऑर्गेनाइजेशन सत्ता के ऊपर इस्तेमाल ही नहीं हुई, अपलोड ही नहीं हुई। हमारा केस ये है कि अगर हुई होती तो एनसीसीआई कोई एविडेंस कलेक्ट करता, एक भी नहीं हुई। कोई मोबाइल से पता चलता, कोई फेसबुक अकाउंट से पता चलता, कोई ट्विटर अकाउंट से पता चलता। ये वीडियो कहीं भी अपलोड नहीं हुई। सिर्फ एक आप कह लें कि गलत अल्फाज की नासमझ की वजह से एनसीसीआई को शायद समझ नहीं आई कि इन अल्फाज की वजह से किसी किस्म का कोई जुर्म सरजद नहीं हुआ। सारी पीपीसी उठा के जो है वो एक ही एफआईआर के अंदर लगा दी। या आप 295 लगा सकते थे, या आप 298 पीपीसी लगा सकते थे, या आप जो है 153 लगा सकते थे। लेकिन ये सारे ऑफेंसेस लगाना ये एनसीसीआई की उजलत को जाहिर करता है कि उनको पता नहीं था कि इसलिए उन्होंने कैसे लास्टली अगर हम एफआईआर को पढ़ें तो एफआईआर के अंदर ये वाजे नजर आता है कि उनके साथ ग्रज निकाला जा रहा है। और क्या आपने ये जज साहब के सामने मुद्दा उठाया है कि वो देखें, एनसीसीआई के रूल्स है, अब जो मुद्दई होता है वो सामने होता है, जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो वो सामने होता है। वो घर बैठे किसी के खिलाफ कंप्लेन लॉन्च करे और कहे कि मैंने फलां को ये करते देखा है, तो वो डिप्टी डायरेक्टर साहब मौजूद थे। नहीं प्यारे भाई, मैंने आपसे पहले गुजारिश की, आपके पास चूंकि लीगल नॉलेज कम है, एनसीसीआई के रूल्स में ये लिखा है कि वो रूल्स डिस्पेंस करके इमीडिएट बेसिस के ऊपर भी जिसको वो मुनासिब समझे वो एफआईआर। अच्छा, मैं सब आखिरी सवाल मेरा आपसे, जब आखिरी रेहान तारिक साहब जब यूके में थे तो वहाँ पे एक सिंगर है गनी नाम का, जिसने जो है वो एक मिनट सवाल मुकम्मल होने दीजिए, उन्होंने गाना गाया था 804 के हवाले से। बाद में उन्होंने वजाती बयान भी दिया कि मैंने मुर्तज़ा साहब को बोला था कि ये आप सोशल मीडिया पे ना लगाइएगा, रेहान तारिक के लिए मसला हो सकता है। हमारे पास ऐसा किसी किस्म का कोई मवाद मौजूद नहीं है, ना इससे कोई ताल्लुक है। वो एक जर्नलिस्ट है, ना उनका किसी ए सियासी जमात से ताल्लुक है, ना उनका किसी बी सियासी जमात से ताल्लुक है, ना उनका किसी सी सियासी जमात से ताल्लुक है। वो एक जर्नलिस्ट है, पाकिस्तान के नॉन जर्नलिस्ट हैं, पूरी दुनिया उनको जानती है। वो हर सियासी जमात से इंटरव्यू करते हैं, हर सियासी शख्सियात के साथ जो है वो पॉडकास्ट करते हैं। इसलिए अगर कोई सियासी जमात अपना क्रेडिट लेने के लिए, अपनी व्यूवरशिप लेने के लिए रेहान साहब से कोई मवाद जो है वो मंसूब कर रही हो, तो ऐसी कदम कोई बात नहीं है।